अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि ये वीडियो जो मैं लगा रहा हूँ, ये कारासागा के नाम से हमारा एक फेस्टिवल होता है कनाडा के अंदर, मिसिसागा के अंदर। बेसिकली कल्चरल तमाम मुल्कों के यहाँ पर आते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग मोर पवेलियन दिस वे। इसमें कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस और डिफरेंट जगह, चाइना के, पाकिस्तान के, और एक जगह पे आप जो है ना, आपको यू गेट टू नो द कल्चर, फूड, हर चीज़। इस तरह ये पहला ही जो था ये आयरलैंड का था, इसमें मैं दाखिल हो रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, बेसिकली उस वीडियो को मैंने पॉज इसलिए किया हुआ है कि इसका बहुत सारी चीज़ों में कॉपीराइट्स, सबके गाने वगैरह डिफरेंट जगह के, तो मैंने कंप्लीट उसको जो है ना वॉइस डाउन कर दिया उसकी। तो ये एक पासपोर्ट टाइप का होता है, हर जगह देखे जिस तरह ये स्टैंप लगा रहा है इस वक्त। तो ये मेरे पास था, ये 2 दिन का होता है, $15 $20 का, आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि ये मैं अब 1 महीना या 2 महीने पहले की ये कहानी है। लेकिन समर के जो जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त ही होता है। चले, मेक इट शॉर्ट। तो ये वीडियो में पहले तो मैं जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कमेंट्स आए हुए हैं, लोगों की इंक्वायरीज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं ओवर द फ़ोन जो है ना नहीं बता सकता। आई मीन ओवर द जो कमेंट्स का जो रिप्लाई करने का उसके अंदर होता है, कोई इतने ज़्यादा होते हैं तो मैं फिर बैठ के टाइप ही करता रह जाऊँगा। इट इज़ बेटर फॉर मी कि मैं जो है ना इसका वीडियो के अंदर कमेंट्स कर दूँ। तो ये क्या नाम है, जिस तरह वीडियो के बारे में भी साथ साथ बताता जाऊंगा अगर मेरी नज़र पड़ेगी तो। ये क्या नाम है, ये पवेलियन है, ये आई मीन पैरामाउंट सेंटर है, बहुत बड़ा पैरामाउंट सेंटर है। इसी में नीचे जो है, इसमें ईद की नमाज़, इस तरह के बड़े बड़े वो हैं जिन्हें हमारी ईद और बकर ईद की नमाज़ वगैरह भी होती है, जिस तरह ये नीचे का वो है। बट एनी हो, चले कमेंट्स की तरफ पहले चलते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो होगी इसके अंदर कमेंट्स होंगे, और फिर आगे जो है स्टूडेंट्स का टाइम आ रहा है, सितंबर से नया सेशन शुरू होने वाला है। और स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे कि हम क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, हमें क्या प्रिपेयर होना चाहिए। और इट इज़ ट्रू, यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। देर आर 7 8 थिंग्स यू मस्ट नो, अदरवाइज़ आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत, CBSA जो है, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, चाहे वो मॉन्ट्रियल हो, चाहे वो कैलगरी का हो, या वो फिर कैलगरी का होगा तो खैर अराइवल तो आपका यहीं पर ही, अनलेस यू हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट टू कैलगरी। मॉन्ट्रियल हो, या फिर आपके मेजर 4 ही एयरपोर्ट्स हैं कनाडा के, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, वैंकूवर है, और कैलगरी है, और या कैलगरी, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर या टोरंटो। अच्छा, तो वन शुड बी फुली प्रिपेयर फॉर दैट। तो एक तो उसके स्टूडेंट्स की थोड़ी सी गाइडलाइन के सिलसिले में होगा, और अगर इसके बाद टाइम बचा तो एक दो और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं, फिर मैं उस पर डिस्कस करूँगा। चलें पहले कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये हैं हमारे जवाद महमूद 9। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे क्या कनाडा या पुर्तगाल, कौन सी कंट्री आना चाहिए? अबव $5,000 मंथली, शायद ये मेरा, आई थिंक कि वो $5,000 मंथली कमाते हैं पाकिस्तान में बैठ के। फ्रीलांसर्स, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। आई नो फ्यू पीपल, आई डोंट वांट टू मेंशन हियर, दे आर मेकिंग इन पाकिस्तान, इन कराची, ओवर $15,000 हो एवरेज है। $10,000 बनाना कोई इतना वो नहीं, 40-40 लाख तो वो सैलरी पे कर रहे हैं। इतना बड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान में, कराची में। इवन वहाँ की नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, आई मीन नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त कोई ना कोई पंगे चल रहे होते हैं। उसके बावजूद भी वो बच्चे जो है ना मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने इनको क्या जवाब दिया है? बोथ आर गुड, वेयर एवर यू कैन गेट द वीज़ा इन पुर्तगाल, यू कैन गेट रेगुलराइज क्विकली देन कनाडा। हाँ, तो कनाडा के अंदर जो है ना फ्रीलांसिंग का ऐसा कोई सच कोई वो है नहीं, तो इसमें रेगुलराइज होना आपको बहुत टाइम लगेगा। पुर्तगाल में फ्रीलांसिंग डिजिटल नोमैड वीज़े का मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कुछ है, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड में या किसी तरीके से घुसने वाली बात करेंगे, कहीं पर अपना टैक्स चला देंगे या कुछ भी है, और आपके ख़र्चा अगर फ्रीलांसिंग से वो पूरा हो रहा है तो यू आर ओके। यू नीड अ सॉलिड स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को कहता हूँ, इवन इंडिया को वो बहुत सारे ममालिक में वीज़ा फ्री वो हो चुका है, लेकिन जिस तरह के वहाँ पर हालात हैं, कहने को वो बहुत बड़ी बात, विश्व गुरु होने जा रहा है, आई एग्री विद दैट, बहुत तरक्की कर ली है, बड़ी बात है, लेकिन अडानी अंबानी के पास पैसा है तो क्या पैसा है,
असल तो आवाम का है ना। आवाम कितनी महंगाई से किस तरह जूझ रही है, किस तरह, आई मीन, अगर आप वो करें जो महंगाई वहाँ चल रही है, तो बिल्कुल जी आपको निकलना चाहिए, आना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट लेने के लिए पुर्तगाल आई वुड सजेस्ट 100%, तो पुर्तगाल। इसी तरह एक शहजाद साहब करके थे, वो यूके में हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। उनका भी मैं इसी में जवाब दे देता हूँ। उनका मैंने ईमेल आई थी, तो उनकी ईमेल का जवाब मैंने उनको कहा था कि भाई अगर आप यूके में, अगर आपका स्टेटस है, और यूके इज़ ऑलवेज गुड, और आप समझते जब आपके सारी किश्तियाँ जल जाए देन यू कैन कम टू पुर्तगाल। अदरवाइज पुर्तगाल वाले भी आगे फिर ऊपर ही जाने के चक्कर में होते हैं, नॉर्थ की तरफ, यूरोप, नॉर्थ ऑफ यूरोप। तो यूके इज़ अ गुड ऑप्शन। फिर उन्होंने कहा था कि जी कनाडा में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो भाई माजरत के साथ यहाँ जो है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर ये स्किल बेस्ड 100% इमिग्रेशन है। कोई ये कहे कि जी यहाँ से कोई जॉब ऑफ़र भेज दे या LMI ये करवा दे, आजकल हर चीज़ जो है ना, मनी टॉक्स एंड BS वॉक्स। आई डोंट वांट टू से इन डिटेल, बट इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो चले, उनको भी निपटा दिया मैंने इसके अंदर। और क्या नाम है, अली मलिक साहब का ये कनाडा के बारे में, सर विज़िट वीज़े पे आकर काम कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब देना अंकल। जी मैंने इनको सवाल का जवाब तो दे दिया है। नो इन विजिट वीज़ा, इफ़ यू आर वर्किंग इट इज़ इलीगल, बट ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो मेरे भाई विजिट वीज़े पे आके लोग, डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात किस तरह के हैं, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं। यकीनी बात है आप अंडर द टेबल ही काम करेंगे, और उसमें फिर रेगुलर वेज जिस वक्त क्लोज टू $16 पर आवर है मिनिमम वेज जो है कनाडा में। तो हो सकता है कि आपको अगला कोई आपका नींबू $8 $9 में निचोड़े, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, क्योंकि इलीगल हैं, आपके पास पेपर नहीं है, तो अगला फिर बेकार लेगा। और यहाँ पर महंगाई जिस हिसाब से $8-9 में कुछ बनता नहीं है। ये लास्ट नेम है महमूद। आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट नेम ही बताऊँ, फर्स्ट नेम ना बताऊँ अगर दो नाम दिए हुए हैं सर। हालांकि इन्होंने इस कमेंट को डाल के फिर डिलीट कर दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन तो आ जाती है ना। सर प्लीज़ कनाडा का बता दें फॉर एन एजुकेटेड। उसके बाद फिर इनका कमेंट ख़त्म हो गया था। तो बिल्कुल जी, मैं कनाडा के बारे में यही बताऊंगा, या यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी चले जाएं तो वहाँ तो फिर भी, यूरोप में कहीं एग्रीकल्चर वगैरह में अनएजुकेटेड हैं आप, बिल्कुल पैदल हैं, अल्लाह माफ़ करे, आई शुड यूज़ दिस वर्ड बट आई एम यूजिंग इट। लेकिन एक भाई को कह रहा हूँ मैं पैदल, तंज की नज़रिए से नहीं कह रहा हूँ। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अल्लाह पाक ने जिसको जैसा रखा हो, जिसके नसीब में। तो नहीं जी, कनाडा में अनएजुकेटेड आदमी का मैं जानता हूँ। जब हम 80s में थे तो मेरे पास एक महमूद करके, वो उनका नाम भी महमूद ही था, यस, वो हज़ारा वगैरह की तरफ से, तो उनको 3-4 लफ्ज़ ही आते थे। हाथ सास जो हमारे रेस्टोरेंट से, हेयर यू गो जब वो फूड बन जाता था, यू वांट एवरीथिंग, ये 4-5 लफ्ज़ आते थे, उसी में उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। तो बड़ा मुश्किल है वो, यू मस्ट बी। तो इसके लिए यही है जी, देखें मैं अभी भी, मेरी एज अच्छी खासी हो चुकी है, आई मीन ये कह लें कि मैं सीनियर हूँ, 65 के बाद ओल्ड एज ले रहा हूँ, और उसको भी गुजरे अरसा हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊँ कि मेरी उम्र इतनी हो गई है। पाजी डरने वहाँ नज़र लग सकती है, मजाक से हट के। तो अभी भी मैं पुर्तगीज़ के 5 वर्ड रोज़ सीख रहा हूँ, क्योंकि नवंबर में मुझे जाना है, और मुझे जो है ना, मैं 5 वर्ड जो हैं सीख रहा हूँ, कि मुझे 5 सेंटेंस जो हैं सीखने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी भी टाइम है, इंग्लिश सीखें, कोई ज़बान सीखें। मैंने अपना आधा घंटा सुबह फजर के बाद रखा हुआ, आधा घंटा अरबी के अल्फाज और आधा घंटे पुर्तगीज़ के मैं सीखता हूँ। फिर 1 घंटा मैंने रखा हुआ डिजिटल, उसका अपनी एडिटिंग जो है, मुझे कुछ भी नहीं आता एडिटिंग के अंदर, छोटा मोटा काम चलाने वाली बात, फिल्मोरा के ऊपर आगे पीछे गनवा पे थोड़ा बहुत घुमा लिया। एक से एक सॉफ्टवेयर आ गए, सीखें, पहले ज़बान सीखें, उसके बाद कोई टेक्निकल स्किल सीखें। ये सबके लिए भी है मैसेज। अभी एक मैंने वीडियो डाली थी जस्ट शादी के सिलसिले में, कल बड़ा हंगामा हुआ वहाँ पर। हमारा यहाँ पर है 9th लाइन और रेजवे पे मिसागा के अंदर बहुत बड़ा देसी प्लाजा है, बहुत ही बड़ा,
मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में भी कोई इतना बड़ा प्लाजा होगा जितने एरिया में फैला। पीछे मस्जिद भी है, और गोल्डी खुमन करके एक मेरा ख्याल है पंजाबी सरदार, इन्होंने बनाया था, रियल्टर हैं बहुत बड़े, उनका बड़ा साइन लगा हुआ देखा था। एनी मोस्टली आबादी वहाँ पर मिडल ईस्टर्न और पाकिस्तानी, वो पूरा इलाका ही सारा पाकिस्तानियों का। नाइन्थ लाइन एंड रिजवे, नाइन्थ लाइन और एंड एग्लिंटन, अगर आप गूगल करें मिसिसागा, नाइन्थ लाइन एंड एग्लिंटन इन मिसिसागा, लेफ़्ट साइड पे प्लाजा है, गूगल पे देखिए कितना बड़ा प्लाजा बन चुका है। और वहाँ पर सब देसी है, बट कढ़ाई पॉइंट और पता नहीं क्या, कराची किचन, यू नेम इट, और ऑल देसी। और उसमें इजिप्शियन भी हैं, और सीरियन भी हैं, अफगानी भी हैं, एंड मोस्टली इज़ हलाल। तो वहाँ पर कल 14 अगस्त का एक सिलसिला था, खैर उसके ऊपर वहाँ पर लड़ाई भी हुई, क्योंकि हम तो जश्न आज़ादी जो है, लड़ाई जब तक ना करें हमारी तो लड़ाई के बगैर हम जश्न आज़ादी मना नहीं सकते। तो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है, इसके ऊपर उन्होंने कहा ज़बरदस्त वीडियो, तो उससे मुझे याद आया। तो उसके बाद जो दूसरी वीडियो लड़ाई वाली मैंने डाली है मेरे टिकटॉक पे, मेरे टिकटॉक पे लड़ाई वाली नहीं है। मेरे यूट्यूब पे जाएंगे शॉर्ट्स के अंदर तो आपको लड़ाई वाली, उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, क्योंकि उसमें मैंने उसको चलता है कि उसमें माँ बहन भी है, पुलिस बीच में रोक रही है, और उन सबके रिकॉर्ड ख़राब होंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर वो वाला हिसाब चक्कर नहीं है, एक दफ़ा आपका पुलिस में रिकॉर्ड में नाम आ गया तो आपका काम हो जाता है। तो एनी हाउ जी वीर, I'm अगेन सुफियान, सॉरी, भट्ट साहब ने कहा कि आप पुर्तगाल में भी थे, अब कनाडा, तो कौन सा पासपोर्ट? अच्छा जी, मैंने उनको जवाब दे दिया। जी मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, तब तक तो हो जाना चाहिए था। फारूक ने, अंकल वेरी नाइस वीडियो, ऑल ऑलवेज सेलिब्रेट एंड एंजॉय पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 2003, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, सही मानों में पाकिस्तान जिंदाबाद हो, गुलामी वाला पाकिस्तान जिंदाबाद ना हो। अब ये है मेरी एक बहन का, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज़ माई प्लेयर दैट यू गेव मी आंसर सर, आई एज क्वेश्चन काइंडली एक्सप्लेन। मेरे हस्बैंड सऊदीया से हैं, हमें सपोर्ट करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे तो खैर किसी को नहीं पता कि वो, लेकिन रिश्तेदारों को फिर भी नाम किसी न किसी को पता होता है, इसलिए अब मैं नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरी एक बहन का है। मेरे हस्बैंड सऊदीया से से ही हमें सपोर्ट करेंगे, विदाउट हस्बैंड बट विद किड्स कराची से मूव करना चाहती हूँ। यहाँ से चाहती हूँ लिखा, तो इससे मुझे पता लगा मेरी बहन है, और उन हस्बैंड का बोला तो इससे मुझे पता लगा। चाहती हूँ पुर्तगाल, नीड गाइडलाइन। बहन, इट्स वेरी हार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको इस तरह ही मशवरा दूंगा जिस तरह मेरी सगी बहन जो है, अगर जा रही हो पुर्तगाल, अकेली जा रही हो, यूरोप है बहन, अनलेस आपका कोई हाथ पकड़ने वाला इस सेंस में हो जो भाई की तरह आपका हाथ पकड़े, वरना वहाँ लोग जो है ना, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, देखें किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये अच्छा है या बुरा है, ये देखें व्यूअर, ये हवा। बैक टू योर कमेंट। तो बहन, मैं इसके लिए कहूँगा कि आप नेटवर्किंग करें, जिस तरह आपने मुझसे कांटेक्ट किया है। मैं नवंबर में दोबारा जाऊँगा, मेरा इरादा है इंशाल्लाह। सो फार आगे हालात तो अल्लाह के हाथ में है, मैं देखूंगा इस तरह का आपके लिए कोई कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, कोई ऐसा भाई हो जिसके ऊपर मुझे तसल्ली हो कि भाई वो इस तरह का कोई इंतज़ाम कर देगा। आपके बच्चे होंगे, आप अकेली औरत ज़ात होंगी, तो कैसे, या फिर आपके हस्बैंड जाएं वहाँ पर, जाके एक सेटअप बना दें और उसके बाद आप चली जाएं। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ वहाँ इमिग्रेशन में बहुत आसानी होती है। तो मैं इस वक्त सिर्फ इतना ही कहूँगा, स्टे इन टच। मेरी ईमेल पे अगर आप मैसेज कर दें, मुझे ईमेल कर दें, तो आपके ईमेल एड्रेस मेरे पास रहेगा, तो जब भी मुझे कांटेक्ट करना होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। हसन ज़ुबैर साहब ने जश्न आज़ादी की वीडियो के बारे में कहा, ज़बरदस्त, थैंक यू जी। सैयद मुकर्रम अली साहब ने कहा है कि माशाल्लाह वेरी नाइस, क्या आप कनाडा, मेरी कनाडा की उससे, क्योंकि बहुत छोटा है, इसके अंदर नोटिफिकेशन में होता तो पढ़ा नहीं जाता किस वीडियो के बारे में कहा है। कासिम जान साहब ने कहा है कि बहुत अच्छी जनाब, बहुत अच्छी मालूमात।
फिर मोमिन साहब ने कहा अस्सलाम सर, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू जी, थैंक यू। और पीछे के कमेंट्स शायद मैं, एक चीज़ टीवी ने कहा है कि अंकल जी आप ही वीज़ा भेज दें। देखिए जी, मैं ये भी एक बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, बेतहाशा क्वेश्चन आते हैं कि जी भाई हमें वीज़ा भेज दें। कनाडा जो है, जिस तरह अब कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये स्किल बेस्ड, योर एजुकेशन योर एज बेस्ड इमिग्रेशन होती है। यहाँ ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं होता कि सऊदीया की तरह से आप या दुबई की तरह से आप वीज़े भेज दें। तो मिडल ईस्ट वाला यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है। और बहुत सारे जो हैं तारीफ़ के लिए हैं। इन्होंने कहा हसन सभी ने, सर मेरी एजुकेशन नहीं है, आई हैव ए स्मॉल बिजनेस इन ओमान, क्या मैं विज़िट पर कनाडा जाके LMIA लेने के बाद PR तक जा सकता हूँ? बिल्कुल जी, जा सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर आपका बिज़नेस है वहाँ पर और यहाँ आके आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप यहाँ पर LMIA ले सकते हैं किसी वजह से। देखें, मैंने कई लोगों को कहा है कि देखिए विज़िट वीज़ा इज़ द लास्ट ऑप्शन, आई हैव टोल्ड मैनी पीपल, बट इट डिपेंड्स। अगर आप 40 से नीचे के हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में, जिस तरह पिछली एंट्री वीडियो मैंने जिक्र किया था। लेकिन आपके अगर तमाम ऑप्शंस जो हैं स्टूडेंट के, एक्सप्रेस एंट्री के, PNP के, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के, एग्रीकल्चर के, स्टार्टअप वीज़े के, या आपके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो हैं, जो हमारी 5 प्रोविंसेस हैं, लेब्राडोर, पाँच ही हैं, लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड और PEI और नोवा स्कोशिया, न्यू बर्न्सविक, नहीं न्यू बर्न्सविक भी शायद उसी तरफ ही है, ये पभी नौले हो गए हैं। एनी और तो अगर आप तमाम ऑप्शंस को लूज़ कर जाते हैं तो एक ठीक है, मजबूरन आप आएँ यहाँ पर। एक तो ग्राउंड रियलिटी का पता लगता है, इफ़ यू कैन अफोर्ड। अल्लाह की ज़मीन है, रास्ते निकलते हैं, सफ़र वसीला ज़फ़र है। कोई ना कोई, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं पुर्तगाल का सोच रहा था पिछले 2 साल से, लेकिन मुझे बहुत सारे रास्ते पता लगे। गो मुझे कोई अपनी ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का मेरे पर एहसान है, अल्लाह एहसान रखे, मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार देयर कुड बी अ गुड ऑप्शन। मैं इस दफ़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल करूँगा, जाके वहाँ देखूँ, अगर 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन मिल जाती है, हो सकता है मैं अपना विंटर के लिए वहाँ पर घर बनाऊँ। मुझे वो बहुत पसंद आया, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत फ्रेंडली कंट्री है। इसी तरह आप यहाँ पर आएँ, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इसी तरह किस वीडियो में था, क्या नाम है, अच्छा एक और ये है, हैदर साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम करके, अंकल जी अगर 6 माह का विज़िट वीज़ा मिल जाए तो क्या कनाडा में काम मिल जाता है, पेपर या वर्क वीज़ा मिल जाएगा? ये जी आपके कॉन्टेक्ट्स पे डिपेंड करता है और कितना गुड़ डालते हैं आप, और कितनी आपकी नेटवर्किंग है वहाँ पर, कितने लोगों से यहाँ मिलते हैं। आसानी से 2 मिलियन लगा के कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं विज़िट पे आने का? 2 मिलियन लगा के, अब ये 2 मिलियन आप पाकिस्तानी में 20 लाख की बात कर रहे हैं या $2 मिलियन की बात कर रहे हैं, भी होगा कि नहीं विज़िट पे आने का फैसला सही है कि नहीं? मैं जी जिस तरह अभी इससे पहले वाले कमेंट में कहा था, मेरा ख्याल है 2 मिलियन आप पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, तो 20 लाख तो कुछ भी रकम नहीं बनती आजकल। यूं धब्बा लेके जाते हो, यूं आपको एक छोटा सा $US या कैनेडियन डॉलर मिलता है 20 लाख में। तो यस, यू शुड ट्राई यार, इफ समवन कैन अफोर्ड वन शुड कम इन समर। एक और विजिट वीज़े के बारे में एक और भी थोड़ी सी जानकारी इसके अंदर, अक्सर लोग जो है ना दिसंबर में अप्लाई करते हैं, अक्टूबर के बाद अप्लाई करते हैं, नवंबर के बाद अप्लाई करते हैं कि हम जी नियाग्रा देखेंगे, और भाई नियाग्रा दिसंबर जनवरी में जम जाती है। या हम फलानी जगह जाएंगे, नॉर्थ बिल्कुल बर्फ़ पड़ चुकी होती है, नवंबर से यहाँ बर्फबारी अक्सर जगहों पे शुरू हो जाती है। मैंने 18 अक्टूबर का मुझे अभी तक याद है, इन शिकागो आई वेंट टू पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस दिन बर्फ़ पड़ी थी। तो इन इलाकों में नवंबर फॉर श्योर गारंटेड, अक्सर कभी दिसंबर भी हल्का ड्राई चला जाता है लेकिन बर्फ़ पड़ जाती है। तो अगर आप मार्च से तैयारी पकड़ते हैं और आप समर की डेट कोई मांगते हैं उनसे, और आपकी प्रॉपर बुकिंग है यहाँ के होटल की या किसी दोस्त का एड्रेस है, या आपका तगड़ा बैंक बैलेंस पीछे है कि भाई दिस मच आई कैन अफोर्ड,
या आपका क्रेडिट कार्ड है, उसकी आपके पास लेटर लगा हुआ है कि भाई इसकी इतनी लिमिट है मेरे क्रेडिट कार्ड की, तो यस, यू शुड कम इन द समर। क्योंकि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो लोग अक्टूबर में या सितंबर में या नवंबर में डेट लेते हैं और विजिट वीज़े की डेट ले रहे हैं जी कनेडा की। आप कनेडा जाना भाजी नवंबर विंटर तो फिर जो वहाँ का वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है वो पहले ही समझ जाएगा कि दिस इज़ ऑल समथिंग फिशी इन वियर। अब मैं थोड़ा सा जो 7 डॉक्यूमेंट्स आपको हर हालत में चाहिए होते हैं उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, और दैट कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पर आता है तो उसको दीज डॉक्यूमेंट्स ही मस्ट हैव, दे मस्ट हैव दीज। अच्छा जी, CBSA के जो अफसर होते हैं जो भी एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं वो विजिट वीज़ा आप लेके आते हैं वहाँ से, और यहाँ से आपको स्टडी परमिट इशू होता है। इस वक्त जो है जब आप CBSA ऑफिसर के पास आप पहुँचते हैं वहाँ पर तो उसको पूरा अख्तियार होता है कि वो आपके दाखिले को मंजूर करे या इनकार कर दे, आई मीन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसकी बुनियाद प्रोसेसिंग क्या नाम है, स्टडी वीज़े पे जो आ रहे होते हैं तो उन्होंने एक प्रोसेसिंग एरिया बना दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। जैसा लास्ट ईयर का ही बताऊं कि इंडिया से 1,22,000 आर ऑफ 10 मोस्ट जो भी मोस्ट इमिग्रेंट आए थे उसमें से 1,22,000 इंडिया से आए थे। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान से सिर्फ 12,000 के करीब लोग आए थे। और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जब आपको स्टडी परमिट इशू हो तो आप उसका अच्छी तरह से जायज़ा लें और उसको अच्छी तरह से अच्छा वहाँ जो चेक होता है सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपको जो वीज़ा इशू किया गया है वो आप ही के नाम का है, और आप जो हैं एक नामजद किया हुआ DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट वो जो है। ऐसा नहीं है कि कोई XYZ स्कूल का है। अगर आपका एक डेजिग्नेट DLI कहलाता है, एक बड़ा मुखफ़फ़ सा हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर कि आपको उस वो डेजिग्नेटेड इमिग्रेशन की तरफ से अप्रूव्ड स्कूल का आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कह लें। बात और भी CBSA की तरफ से ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ द हैवी रश, अगर फ़र्ज़ किया आपको जून या जुलाई में वीज़ा इशू हो जाता है तो आप अपनी फौरी तौर पे वहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि सितंबर के इंटेक के लिए या जनवरी के इंटेक के लिए, जनवरी जिसके स्कूल खुल रहे होते हैं या सितंबर में खुल रहे होते हैं, तो आप इस इंतज़ार में नहीं कि अम्मा की रोटियाँ थोड़ी और खा लूँ मैं, उसके बाद तो अब जाके रोटियाँ पकानी हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, और हकीकत है कि इंडिया से तो जो हम जानते हैं स्टूडेंट्स वगैरह को, तो फिर उनको फ़्लाइट्स वगैरह के काफ़ी इशू हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही मिलता है अब फ़ौरन, अगर जून और जुलाई में आपको वीज़ा लग जाता है सितंबर के इंटेक के लिए, तो आप अगस्त के फर्स्ट वीक में निकल जाएँ वहाँ से। CBSA के बकौल के अगर आपके पास मुदर्जा झैल 7 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपके दाखिले में ताख़ीर भी हो सकती है, और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू मे बी डिपोर्टेड। नंबर वन जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर आता है वो आपका पासपोर्ट है कि आपका पासपोर्ट क्या वाकई उसमें सर्टन वैलिडिटी है या नहीं है। और उसके बाद जो है आपका जो वीज़ा ऑफिसर है जिसने इंट्रोडक्शन लेटर आपको दिया है, ये जो भी दिया है उसकी स्टडी परमिट की जो उसने मंजूरी दी थी, क्या वो जायज़ है। तीसरा जो लेटर चाहिए होता है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर स्कूल। बस अगर आप कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको क्या नाम है एग्जाम्प्ट होते हैं, वीज़ा एग्जाम्प्ट होते हैं, तो उन कंट्री का ETA कहलाता है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया पे वो लागू नहीं होता है। तो GIC का इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। और इसके अलावा आपके पास एक क्लियरेंस होनी चाहिए कि इससे पहले आप इमिग्रेशन की तरफ से कोई मुजरमाना या इमिग्रेशन से मुतालिक सज़ाएँ नहीं हैं, और या फिर उसका पार्डन का आपके पास लेटर होना इन केस। तो 90% क्या 99% हमारे इंडिया पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं उनके साथ इस तरह का कोई केस नहीं होता until unless somebody has been in this country and then he had some criminal record and he went back and he applied again and then he got into this kind of thing. So that's the kind of stuff he is talking about. और साथ साथ इसके आपको मेडिकल से रिलेटेड जो है ना आपके साथ कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। और अगर आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर उसकी जो ड्यूरेशन है या उसकी डेट अगर ख़त्म हो गई है तो यू हैव टू हैव अ न्यू वन।
तो चलें व्यूअर, मैं क्या नाम है, मुझे पहले कहना चाहिए था कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जब करते हैं तो साथ साथ उसका जो बेल आइकन उसको दबा दिया करें, क्योंकि एक दफ़ा मेरी बड़ी बहस हुई थी यूट्यूब वालों से कि मैं कहा भाजी इन्ने मेरे व्यूअर ने, इन्ने मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे पैसे नहीं बढ़ते। उन्होंने कहा कि भैया आपके इतने सारे का सिर्फ 1/3 ने ही बेल आइकन दबाया है, जो बेल आइकन जिन्होंने दबाया उनको जाएगा, तो सब्सक्राइबर तो इसलिए आपके इतना ज़्यादा देख ही नहीं पाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, और अगर इस तरफ किसी को कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है या रेंटल से मुराद ये थोड़ा सा चले मैं इसमें अपडेट देता हूँ इसको। इट इज़ वेरी टफ फॉर फॉर न्यू इमिग्रेंट्स टू गेट एन अपार्टमेंट, वेरी टफ। अभी एक केस हमारा चल रहा है, हमारे पास एक हमारा क्लाइंट ही है, बल्कि फैमिली फ्रेंड है, उसने मकान बेच दिया, वो अपने इन लॉज के साथ रह रहा है बिकॉज ही इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। उसकी वाइफ जो है मैटरनिटी के ऊपर है, फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नहीं दे रहा लैंडलॉर्ड। उसने मकान बेचा था, ही हैड द मनी, ही वांट टू पे 6 months। इससे पहले हम न्यू इमिग्रेंट जो आते थे तो हम उनका 6 महीने का किराया डिपॉजिट करवाते थे, तो देना तो है भाजी, कोई गल नहीं, पहले देना बाद ही देना, हुणी दे दो। तो अब इट्स अ रेड फ्लैग बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई, द लैंडलॉर्ड्स आर नॉट टेकिंग एनी चांसेस। तो इस सिलसिले में यही रिकमेंड करता हूँ कि जी आप बेसमेंट वगैरह देखें, 1 साल अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें किसी तरीके से बेसमेंट में होके, या इसके अलावा जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह मिसागा कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं बाकी शहरों और डेफिनेटली टोरंटो में भी होंगी, कुछ बिल्डिंग्स है, 2 तरह की बिल्डिंग्स होती है। एक होती है प्राइवेट कंडोमिनियम्स, जिसका ओनर जिस सफर के मेरा एक बिल्डिंग के अंदर कंडोमिनियम, मैं उसको रेंट आउट करता हूँ, तो वी आर वेरी पिकी बिग लैंडलॉर्ड। लेकिन एक होती हैं कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, दे आर रनिंग 200 अपार्टमेंट, 300 अपार्टमेंट, 1000 अपार्टमेंट, दे हैव सो मेनी बिल्डिंग्स, दे आर कंट्रोलिंग एंड द बिग कंपनीज ओन इट। तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा भी जो स्टार्ट आज से 26 साल पहले हुआ था वो इसी तरह था, मैंने उसको अपने कॉर्पोरेशन के पेपर दिए, खैर वो ज़माना भी आसान था, लेकिन फिर भी शी वांटेड टू चेक मी, तो वो दे देती हैं। और लास्ट बात, किसी को भी अगर कोई भी नया इमिग्रेंट आता है, और उसने अपनी जगह ऑलरेडी ले ली है, तो मैं अपनी तरफ से एक फ्री सर्विस देता हूँ उसको, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से 10 मिनट पे रहता। इफ़ आई एम इन द कंट्री आई विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट विदाउट एनी चार्जेस। आई विल ड्रॉप देम ऑफ टू देयर डेजिग्नेटेड रेजिडेंस, जो भी है, होटल है, एयरबीएनबी है, किसी दोस्त के घर पहुँचाना है, तो आई विल डू दैट। उसके बाद चड्डी नहीं करनी। चलें जी भैया, मजाक की आदत है मेरी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट अगेन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जी वियर, अब ये आउटसाइड का है, यहाँ से पहले फ्री कॉफ़ी पकड़ ली जाए। कल भी मैंने फ्री कॉफ़ी ली थी तो $15 के $13 रह गए थे। अब आज एक और लूँगा। Can I have a coffee, brother? Yeah, you can, of course. So I had 1 coffee yesterday, 1 coffee today. Thank you, brother. That's for you. Thank you. And there's a lid as well. Yeah. Or